नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले एमपी टेट बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके यहाँ पे रहने वाला है। और इस क्लास में दोस्तों हम महत्वपूर्ण जो है आपके न्यू एग्जाम पैटर्न, ऑनलाइन एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग 50 प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट में करने वाले हैं। मॉक क्वेश्चन करने वाले हैं। या आप सभी के लिए मॉक टेस्ट है कि 50 में से आप लोग कितने स्कोर प्राप्त करते हैं, या आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करना है। इसके साथ साथ इसके पहले 9 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। 9 प्रैक्टिस जिसका आई बटन पे ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट, प्रत्येक क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी आप सभी लोग जानते हैं 7 PM में हमारी जो है पेडागोजी की लाइव क्लास होती है। साथ ही साथ टेलीग्राम से अवश्य जुड़िएगा दोस्तों। टेलीग्राम की ग्रुप की हम लिंक दे देंगे, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम से अवश्य जुड़िएगा नोट्स PDF फाइल फ्री में प्राप्त करने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। आपके इस प्रैक्टिस सेट के पहले प्रश्न की शुरुआत करेंगे, जिसमें से पहला प्रश्न दिया गया है कि द्विनाम नामकरण में होते हैं जीनस तथा स्पीसीज, जीनस तथा फैमिली, जीनस तथा सब फैमिली, या स्पीसीज तथा सब स्पीसीज की बात करते हैं। तो द्विनाम नामकरण में क्या होते हैं? तो द्विनाम नामकरण में दोस्तों आपके जीनस तथा स्पीसीज होते हैं। जनसंख्या वृद्धि में तो आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन द्विनाम नामकरण में जो जीनस और स्पीसीज की बात करते हैं, इसमें कैरोलस लिनियम ने क्या किया है? द्विनाम नामकरण पद्धति प्रतिपादित की है। प्रश्न आ गया कि द्विनाम पद्धति या नामकरण किसने प्रतिपादित किया? तो कैरोलस लिनियस ने किया था। और इसके अनुसार वैज्ञानिक नाम दो शब्द, वंश तथा जाति से मिलकर बना हुआ है। इन्हें इलेटिक में लिखते हैं या नीचे लाइन पर खींचते हैं, जैसे पाइरस और मैलस की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है दोस्तों कि विटामिन ई की कमी से क्या होता है? देखिए, विटामिन ई की कमी से होने वाला जो रोग होता है वह होता है, सभी लोग बताइए, नपुंसकता की बात करते हैं। और विटामिन सी की कमी से, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। पेलाग्रा होता है विटामिन B3 की कमी से। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों, जीन्स पाए जाते हैं राइबोसोम, लाइसोसोम, गुणसूत्र में, या स्पिरोसोम की बात करेंगे, सभी बताइए। तो जीन्स जो है किसमें पाए जाते हैं? सभी लोग कमेंट कीजिए। तो जीन्स जो होते हैं किसमें पाए जाते हैं? गुणसूत्र में। जीन न्यूक्लिक अम्ल का वह भाग होता है जो एक आनुवंशिक लक्षण के लिए जिम्मेदार है, और प्रत्येक जीन एक गुणसूत्र पर एक विशिष्ट लोकस पर स्थित होता है। और जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जोहनसेन ने किया था। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जोहनसेन ने किया था। नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पर है। बेहतरीन प्रश्न है, बेहतरीन फीडबैक करना सभी प्यारे मित्रों को, सभी शिक्षक बंधुओं को जिनका सपना है टीटी एग्जाम को 101% फतेह करना। यहाँ पे सभी कमेंट कीजिएगा। तो मानव भ्रूण सुरक्षित रहता है एमनियोटिक गुहा में, पेरिटोनियल गुहा में, प्लूरल गुहा में, या एलेंटाइस गुहा में सुरक्षित रहता है। तो मानव जो भ्रूण रहता है वह किस में सुरक्षित रहता है? किस गुहा में सुरक्षित रहता है? और वह हमारा कहलाता है एमनियोटिक गुहा में। दोस्तों, परिवर्धन के समय भ्रूण एमनियान नामक भ्रूण कला से ढका रहता है, और एमनियान भ्रूण के चारों ओर एमनियोटिक गुहा बना देता है, जिसमें एमनियोटिक तरल भरा होता है, और यह भ्रूण को आघातों से सुरक्षित रखता है। अगला प्रश्न जो दिया गया है ऑलरेडी आप लोगों के स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न क्या दिया गया है, आइए यहाँ पे रीड करते हैं और आपका फीडबैक जान लेते हैं। दोस्तों, CO2 के रुधिर में संचरण के लिए एंजाइम उपयोग में आता है। कार्बोक्सिलेज, कार्बोक्सी काइनेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, या इनमें से कोई नहीं। तो CO2 के रुधिर में संचरण के लिए जो एंजाइम उपयोग में आता है वह हमारा कहला जाता है कार्बोनिक एनहाइड्रेट। सभी लोग जानते हैं 7% जो है CO2 का प्लाज्मा में घुलकर 23% CO2 का कार्बो हीमोग्लोबिन तथा 70% CO2 का रुधिराओं में सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम कार्बोनेट के रूप में परिवर्तित होता है।
तो CO2 जल के साथ क्रिया करके कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की उपस्थिति में कार्बोनिक अम्ल बनाती है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रोटीन का पाचन होता है इलियम में, मलाशय में, ग्रहणी में या अमाशय में होता है। तो प्रोटीन का पाचन किस में होता है, सभी बताइएगा। प्रोटीन का पाचन जो होता है सभी लोग बताइएगा, वह होता है ग्रहणी में। जी हाँ, छोटी आंत का पहला भाग ग्रहणी होता है और यह आहार नाल का मुख्य पाचक भाग भी होता है। अगला प्रश्न है, पीनियल ग्रंथि में पाई जाती है, वृक्क में पाई जाती है, थायराइड के निकट, मस्तिष्क में या अग्नाशय में पाई जाती है। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना। तो पीनियल ग्रंथि जो है किसमें पाई जाती है, सभी कमेंट कीजिएगा। तो पीनियल ग्रंथि जो कहलाती है दोस्तों, वह आपके मस्तिष्क में पाई जाती है। यह मस्तिष्क के तृतीय निलय के पश्च भाग में स्थित होती है और मनुष्य में यह दोस्तों 7 वर्ष की अवस्था में नष्ट होना शुरू हो जाता है। इससे 3 हार्मोन मिलेटोनिन, सेरोटोनिन और एड्रीनोग्लोमेरुलोट्रोपिन जो होता है यह स्रावित होता है। तो कौन से 3 हार्मोन है वह? आपका मिलेटोनिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया और एड्रीनोग्लोमेरुलोट्रोपिन की स्रावित होते हैं। ये 3 आपके हार्मोन्स हैं जो स्रावित होते हैं। हेनेल के लूप का कार्य क्या होता है? तो हेनेले का जो लूप का कार्य है, मूत्र का प्रवाह, जल का संरक्षण, मूत्र बनाना या जल को छानना होता है। तो हेनेले के लूप का कार्य क्या होता है? तो हेनेले का लूप का कार्य जो होता है, वर्क होता है, वह होता है मूत्र को बनाना। हेनेले का लूप 2 भागों में, एक अवरोही और आरोही भाग का बना होता है। यह वृक्क के मेडुला में स्थित होता है। अवरोही भुजा जल के लिए पारगम और आरोही भुजा अपारगम होती है। तो जो आपका अवरोही होता है वह क्या होता है? जल के लिए पारगम होता है। और जो अवरोही होता है वह भुजा, आरोही जो भुजा होती है वह अपारगम होती है। तो अवरोही अपारगम, आरोही पारगम। अगला प्रश्न, प्रथम स्तनधारी क्लोन डाली को बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था? तो TH मॉर्गन ने बनाया था कि आयन मिलर ने। जी हाँ दोस्तों, प्रथम स्तनधारी जो क्लोन डाली है, यहाँ पे मिसप्रिंट, डाली को बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था? आयन बिल्मट ने बनाया था। आयन बिल्मट तथा कीथ कैम्पबेल ने रोसलिन अनुसंधान संस्थान में मादा भेड़ की कोशिकाओं से डाली नामक प्रथम स्तनधारी क्लोन बनाया था। तो किससे बनाया था? मादा भेड़ की कोशिकाओं में, रोसलिन अनुसंधान संस्थान में। ये तीनों चीजें आपको रिमाइंड कर लेना है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का उद्भवन काल कौन सा होता है? 14 दिन, 30 दिन, 40 दिन या 32 दिन का होता है। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का उद्भवन का काल जो समय होता है कितने दिन का होता है? और वह होता है 14 दिन का। प्लाज्मोडियम इविकेस में 14 दिन और प्लाज्मोडियम मलेरिया में कितना होता है? 30 दिन होता है। ओवैली में भी 14 दिन होता है और प्लाज्मा फैल्सीपैरम में कितने होते हैं? 12 दिन। फैल्सीपैरम में 12 दिन और प्लाज्मोडियम मलेरिया में 30 दिन होता है और प्लाज्मोडियम वाइवेस का उद्भवन 14 दिन होता है। अगला जो प्रश्न है कि जीनी इंजीनियरिंग में कौन सा एंजाइम जैविक कैंची का करता है? लाइगेज, न्यूक्लिएज, रिस्ट्रिक्शन या पॉलीमरेज की बात करेंगे। तो जीन इंजीनियरिंग में कौन सा एंजाइम जो है जैविक कैंची का रास्ता होता है, सभी लोग बताइएगा, कौन सा कहला जाएगा? तो वह हमारा दोस्तों कहला जाता है रिस्ट्रिक्शन की बात करते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी के लिए आवश्यक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है? यह DNA को विशिष्ट स्थलों अर्थात रेटेक्शन स्थल पर काटता है और इन एंजाइमों को जैविक कैंची कहा जाता है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत में जनसंख्या समस्या का सबसे उत्तम समाधान क्या हो जाएगा? तो सबसे उत्तम समाधान है कि जन्मदर को घटाना। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सबसे उत्तम आपके साधन की बात करते हैं। अगला, कौन सा लक्षण केवल स्तनधारी वर्ग में पाया जाता है? पेशी मध्यपट, आंतरिक निषेचन, 4 प्रकोष्ठ वाला हृदय, समतापीयता की बात करते हैं।
तो कौन सा लक्षण केवल स्तनधारी वर्ग में पाया जाता है, और वह कहलाता है पेशीय मध्यपट। पेशीय मध्यपट की बात करते हैं, आपके डाईफ्रागम की बात करते हैं, यह स्तनधारी वर्ग का विशेष लक्षण होता है। वक्षी भाग का संकुचन एवं प्रसार डायफ्राम की अरी पेशियों तथा पसलियों में लगी अंतरापरशु पेशियों के सिकुड़ने व शीतलन से होता है। तो पेशी मध्यपट की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है कि होमोसेपियंस का उद्विकास हुआ है, किसके द्वारा हुआ है? मियोसीन, प्लियोसीन, ओलिगोसीन या प्लिस्टोसीन में की बात करते हैं। तो होमोसेपियंस का उद्विकास किसके द्वारा हुआ है? सभी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आपका कमेंट ओपन है, सभी लोग कमेंट कीजिए। हम बात करेंगे प्लिस्टोसीन की बात करते हैं। दोस्तों प्लिस्टोसीन मानव की उत्पत्ति की बात करते हैं, और जो आपका प्लियोसीन होता है, प्लियोसीन में क्या होता है? प्रथम होमिनिड की उत्पत्ति हुई थी। और जो आपका ओलिगोसीन होता है, इसमें वानर के समान प्राइमेट की उत्पत्ति हुई थी ओलिगोसीन में। अगला प्रश्न है कि मृत्यु तथा जन्म के अनुपात को क्या कहते हैं? वाइटल सूचकांक, जनगणना समानुपात, जनसंख्या अनुपात या घनत्व गुणांक की बात करते हैं। तो मृत्यु तथा जन्म के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो यह दोस्तों वाइटल सूचकांक कहा जाता है। सभी लोग समझ गए होंगे। जन्म दर में दिए गए वर्ष के प्रति 1000 पर जीवित जन्म लिए बच्चों की संख्या जन्म दर जो कहलाती है, आपके नेटेलिटी कहलाती है। और जबकि उसी वर्ष में 1000 पर कुल मृत व्यक्तियों की संख्या मृत्यु दर को मॉर्टेलिटी कहलाती है। और मृत्यु तथा जन्म के अनुपात को वाइटल इंडेक्स कहते हैं या वाइटल सूचकांक की बात करते हैं। पर्ल या मोती बनाता है, कौन बनाता है? पर्ल या मोती जो होता है वह आपका पिंक टाडा। जी हाँ दोस्तों, मोती मोलस्का संघ के पर्ल, ओयस्टर, पिंक टाडा, वल्गेरिस नामक जंतु का स्थापित पदार्थ है। जब कोई बाहरी कण मेंटल के संपर्क में आता है तो इसे एक पोष बनाकर घेर लेता है। तो पिंक टेडा की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत किसने दिया था? लेमार्क, माल्थस, ह्यूगो ड्यूब्रेज ने या डार्विन ने दिया था? सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत किसने दिया था? तो हम बात करेंगे डार्विन की। डार्विन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को प्राकृतिक चयन का सिद्धांत या डार्विनवाद कहा जाता है, और विकास के विषय में उनकी व्याख्या का आधार प्राकृतिक अवलोकन एवं माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत था। तो माल्थस किसका था दोस्तों? अगर माल्थस आ जाता है तो फिर आप लोग क्या करेंगे? तो विकास के विषय में उनकी व्याख्या का आधार प्राकृतिक अवलोकन एवं माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत था। ये दोनों चीजें नोट कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिपेटाइटिस बी का टीका कौन सा टीका कहलाता है? प्रथम पीढ़ी, द्वितीय, तृतीय, इनमें से कोई नहीं। तो हिपेटाइटिस बी का जो टीका कहलाता है वह आपका द्वितीय पीढ़ी का टीका कहलाता है। और ये एक विषाणु जनित रोग होता है। हिपेटाइटिस क्या है? एक विषाणु जनित रोग है, और इसका टीका द्वितीय पीढ़ी का टीका है, जो आपके पुनर्योगज डीएनए तकनीक द्वारा जो है उत्पन्न किया जाता है। अगला जो प्रश्न दिया गया कि पाल्ट्री में लिम्फॉयड लेनकोसिस नामक रोग का कारक कौन सा होता है? और वह हो जाता है विषाणु। लिम्फोइड लेनकोसिस एक विषाणु जनित रोग है। इससे मुर्गियों में कमजोरी, पानी की कमी और अंडों का कम उत्पाद होता है। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि शेर जो है किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? एक राष्ट्रीय उद्यान से अवश्य प्रश्न आएगा, दो भी आ सकते हैं। तो सभी लोग जानते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान में शेर पाए जाते हैं, और यह शेरों के लिए प्रसिद्ध है आपका। और गा से गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य पर अगर आता है तो गुजरात राज्य पर है, ये भी आपको नोट कर लेना है। गा से गिर राष्ट्रीय उद्यान, गा से गुजरात, तो गा का फैक्टर यहाँ पे है। अगला प्रश्न है कि पॉलीटीन गुणसूत्र की खोज हुई थी मक्खी में, ड्रोसोफिला में, कायरोनोमास में या क्यूलेक्स में हुई थी? तो आप सभी लोग लगभग जानते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, कि पॉलीटीन गुणसूत्र की खोज हुई थी। कहाँ पर हुई थी दोस्तों? ये कायरोनोमास में हुई थी। ठीक है, बाल बियानी ने कायरोनोमास के लार्वा की लार ग्रंथियों में
पॉलीटीन गुणसूत्र की खोज की थी? तो यहाँ पे बी ऑप्शन। चलिए अब बात कर लेते हैं, आपके अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है। और अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा जा रहा है कि शुक्राणु उत्पन्न होते हैं वास डिफरेंस में, इंटरस्टिशियल कोशिका में, सेमनीफेरस नलिकाओं में, प्रोस्टेट ग्रंथि में होते हैं। तो शुक्राणु किस में उत्पन्न होते हैं सभी लोग बताइएगा। तो हम बात करेंगे सेमनीफेरस नलिकाओं में उत्पन्न होते हैं। इसी के साथ ही दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, हैवेर्सियन नलिकाएं पाई जाती हैं। तो हैवेर्सियन जो नलिकाएं होती हैं वह किस में पाई जाती हैं? तो आपके अस्थि में पाई जाती हैं। स्तनधारियों की लंबी अस्थियों में, मैट्रिक्स में हैवियर्सन नलिकाएं पाई जाती हैं। ये मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं और क्षैतिज वाल्कमैन नालिकाओं से जुड़ी हुई होती हैं। और हैवेर्सियन तंत्र का मुख्य कार्य क्या होता है? रुधिर द्वारा अस्थि के भीतर जो पोषक पदार्थ होते हैं उन तक ऑक्सीजन का परिवहन करना। अगला जो प्रश्न है आप लोगों की स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सा पारदर्शी ऊतक है? टेंडन, रेसी उपास्थि, हाइलिन उपास्थि या ये सभी की बात करते हैं, सभी बताइएगा। तो इनमें से कौन सा आपका पारदर्शी ऊतक कहलाया जाता है? तो पारदर्शी ऊतक की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो आपका हाइलिन उपास्थि कहलाया जाता है। बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाता है। देखिए हाइलिन उपास्थि में क्या होता है, नीले रंग की पारदर्शी होती है और यह सबसे अधिक लचीली भी होती है और श्वास नली के दीवार, पसलियों के सिरों, टांगों की अस्थियां, यह लैरिक्स आदि में पाई जाती। तो हाइलिन उपास्थि की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि अग्नाशय से अग्नाशयी जो रस स्रावित होता है रेनिन से उत्प्रेरित होकर, गैस्ट्रिन से उत्प्रेरित होकर, रेस सिक्रेटिन से उत्प्रेरित होकर, ट्रिप्सिन से उत्प्रेरित होकर। तो अग्नाशय से अग्नाशयी रस का जो स्रावित होता है दोस्तों वह हमारा सिक्रेटिन से उत्प्रेरित होकर होता है। और सेक्रेटिनिया क्या होती है? यह हार्मोन छोटी आंत के ग्रहणी भाग से स्रावित होता है। अगला जो प्रश्न है कि कशेरुकी में वृक्क की आधारी इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन, यूरेटस, फ्लेम कोशिकाएं या मेलफिगियन नलिका की बात करते हैं। तो कशेरुकी में वृक्क की आधारी इकाई यूनिट क्या कहलाती है? और ये हमारी कहलाती है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है और मनुष्य के एक वृक्क में लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं। और फ्लेम कोशिकाएं संघ प्लेटी हेल्मिंथीज की उत्सर्जी अंग होती है। तो 1 मिलियन कितने हैं? एक वृक्क में 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं, नोट कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न है कि उपमर्ची ऊतक में श्लेष्म स्रावित करने वाली कोशिका क्या कहलाती है? मास्ट कोशिका, प्लाज्मा, लाइमोजन या गॉबलेट कोशिका की बात करते हैं। तो उपमर्ची ऊतक में श्लेष्म स्रावित करने वाली जो कोशिका कहलाती है वह हमारी गॉबलेट कोशिका कहलाती है। उपकला की गॉबलेट कोशिकाएं म्यूकस का स्त्रावण करती हैं। अगला जो प्रश्न है कि रिलैक्सिन स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि से, वृषण से, अंडाशय से या एडिनल ग्रंथि से होता है। तो रिलैक्सिन किससे स्रावित होता है सभी बताइएगा। तो हम बात करते हैं दोस्तों आपके अंडाशय से। रिलैक्सिन एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है। यह अंडाशय एवं प्लेसेंटा से स्रावित होता है और मातृत्व के समय यह प्यूबिक सिम्फाइसिस की लचकता को बढ़ाता है और शिशु जन्म में यह सहायक होता है। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से किसमें जो है डिस्काइडल अपरा पाया जाता है? खरगोश में, हिरन में, भेड़ में या सुअर में पाया जाता है? तो दोस्तों डिस्कॉइडल अपरा जो पाया जाता है ये आपके किसमें? खरगोश में पाया जाता है। अपरा वह संरचना होती है दोस्तों जिसके द्वारा जरायुज स्तनधारियों का विकासशील भ्रूण अपना पोषण मात्र गर्भाशयी रुधिर से प्राप्त करता है। खरगोश, चूहा, चमगादड़ ये फॉर एग्जाम्पल है, ये जो है डिस्कॉइडल अपरा पाए जाते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है पुरकिंजे का रेशा पाया जाता है मस्तिष्क में, रुधिर में, फेफड़े में, हृदय में, किस में पाया जाता है? तो पुरकिंजे का रेशा जो है किसमें पाया जाता है? सभी लोग बताइएगा। तो हम बात करते हैं हृदय में पाया जाता है।
पुरकिंजे का तंतु हृदय के नलियों की भित्ति में उपस्थित होता है। और दोस्तों ये आपका SA नोड से संवाहिनी प्रेरणा जो है आपके AV नोड तक है। और कितना होता है? SA नोड से संवाहिनी प्रेरण AV नोड तक होता है। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि एक वन पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? सदैव ऊपरमुखी, सीधा, सदैव उल्टा, एवं भी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक वन पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसे होता है? सभी बताइएगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, कमेंट कर दीजिएगा, फीडबैक कर दीजिएगा। आपका स्कोर, आपका कमेंट, फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। जायसवाल सर अभिनंदन, स्वागत करते हैं। तो हम बात करेंगे सदैव ऊपरमुखी सीधा की। प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र में केवल उत्पादक ही सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करते हैं और उसे रासायनिक ऊर्जा भोजन में बदल देते हैं। और उत्पादकों में ऊर्जा सबसे अधिक खाद्य श्रृंखला के अन्य पोषक स्तरों में देखा जाए तो क्रमशः कम हो जाती है। और इस प्रकार की ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा होती है। और ये आपने ऑलरेडी EVS में पढ़ा भी होगा। पौधे में प्रोटीन बनने की जगह क्या होती है? हरित लवक, राइबोसोम, पायरिनाइड या माइटोकॉन्ड्रिया। तो पौधे में प्रोटीन बनने की जगह कहाँ? स्पेस पूछा जा रहा है, कहाँ पर बनती है? तो राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का कार्यस्थल होता है और यह झिल्ली रहित आपके RNA तथा प्रोटीन का बना कोशिकांग होता है। तो राइबोसोम की बात करेंगे। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किससे आरंडी का तेल उत्पन्न होता है? सीसेमम इंडिकम, कोकस न्यूसीफेरा, ब्रेसिका कंप्रेटिक्स या रिसिनन क्यूमिनिस की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से किसमें जो है आरंडी का तेल उत्पन्न होता है? सभी लोग बताइएगा। तो हम बात करेंगे रिसिनस क्यूमिनिस की बात करते हैं। ये दोस्तों रिसिनस क्यूमिनिस के बीजों से प्राप्त होता है। इसका प्रयोग दवाइयों में लुब्रिकेंट के रूप में तथा साबुन बनाने में उपयोग किया जाता है। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि DNA टेम्पलेट पर RNA निर्माण की विधि को क्या कहते हैं? ट्रांसडक्शन, स्थानांतरण, ट्रांसक्रिप्शन या रूपांतरण कहते हैं। तो DNA टेम्पलेट पर RNA निर्माण की विधि को क्या कहलाती है दोस्तों? सभी कमेंट कीजिएगा और फीडबैक कीजिएगा। तो हम बात कर रहे हैं आपके ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहे हैं। DNA टेम्पलेट पर RNA के संश्लेषण क्रिया अनुलेखन कहलाती है या ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। और ये RNA पॉलीमरेज की सहायता से होता है। अगला जो प्रश्न दिया गया है दोस्तों, किसी जीव में वृद्धि और विभेदन जीनों के स्थानांतरण के नियंत्रण पर निर्भर करता है? रूपांतरण के नियंत्रण पर, ट्रांसडक्शन स्थानांतरण के नियंत्रण पर, या स्थानांतरण और ट्रांसक्रिप्शन के नियंत्रण पर? तो किसी जीव में वृद्धि और विभेदन जीनों के किस पर निर्भर करता है? किसके स्थानांतरण पर निर्भर करता है? तो ये आपके स्थानांतरण और ट्रांसक्रिप्शन के नियंत्रण पर निर्भर करता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नो डाउट सभी लोग समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों DNA उपास्थि होता है केवल केंद्रक में, केवल हरित लवक में, केवल सूत कणिका में, या इन सभी में होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं DNA उपास्थि किस में होता है। तो DNA उपास्थि की बात करते हैं केंद्रक में भी होता है, हरित लवक, सूत्र कणिका, इन तीनों में उपस्थित होता है। तो इन सभी जो ऑप्शन दिया गया वह हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं DNA केंद्रक, सूत्र कणिका तथा हरित लवक में उपस्थित होता है। और केंद्रक में DNA रेखी, जबकि सूत्र कणिका तथा हरित लवक में वृत्ताकार होता है। तो केंद्रक में उपस्थित DNA मुख्य अनुवांशिक पदार्थ होता है। अगला जो प्रश्न दिया गया है दोस्तों कि नाइट्रिकारी जीवाणु में वे होते हैं जो परिवर्तित कर सकते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित कर सकते हैं, अमोनिया को नाइट्राइट में, नाइट्राइट को नाइट्रेट में, या नाइट्रोट को अमोनिया में। सभी कमेंट कीजिएगा। तो नाइट्रीकरण जीवाणु वे होते हैं जो किसको परिवर्तित कर सकते हैं? जो आपके अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित कर सकते हैं। और अमोनिया को नाइट्रेट और फिर नाइट्रेट में बदलने की क्रिया को नाइट्रीकरण भी कहते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि स्वपोषित जीवाणु इस ऑक्सीकरण से प्राप्त ऊर्जा को भोजन बनाने में प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोसोमोनास की बात करेंगे, नाइट्रोटो
नाइट्रोवेक्टर की बात करेंगे तो अमोनिया को नाइट्रेट में। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु या बैक्टीरिया नाइट्रोजन यौगीकरण की क्षमता रखता है? नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकाकस, नाइट्रोवेक्टर या राइजोबियम की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु या बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन यौगीकरण की क्षमता रखता है? तो हम बात करेंगे दोस्तों राइजोबियम की बात करते हैं। राइजोबियम जो होता है लेगुमिनोसेरस जो होता है, राइजोबियम जो होता है लेगुमिनोसेरेसम लेगुमिनेसी कुल के पौधे की जड़ों में पाया जाता है और यह वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि पारिस्थितिक तंत्र का महत्व किसमें निहित होता है? ऊर्जा के प्रवाह में, पौधे के अनुचक्रण में, एवं भी दोनों में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी लोग जानते हैं पारिस्थितिक तंत्र का महत्व किसमें निहित होता है। तो हम बात करेंगे ऊर्जा के प्रवाह में भी होता है और पदार्थों के अनुचक्रण में भी होता है। तो ये अभी जो दो ऑप्शन हमारे दिए गए हो जाएगा, यानी सी वाला ऑप्शन हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। आई होप सभी लोग समझ गए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। दोस्तों निम्न में से कौन सा नवीनित ऊर्जा का स्रोत है? पेट्रोलियम, कोयला, नाभिकीय ईंधन या वृक्ष? तो नवीकरण ऊर्जा, नवीनी या अनवीनी दोनों ऊर्जा पढ़ लेना है। नवीनी अनवीनी से जरूर प्रश्न आएगा। तो पुनः नवीनित ऊर्जा का स्रोत पूछा जा रहा है कौन सा हो जाएगा? तो पुनः नवीनित ऊर्जा का स्रोत जो हो जाता है दोस्तों वह हो जाता है, सभी लोग बताइए, नवीकरणीय या नवीनीकरणीय स्रोत वह होते हैं जो पुनः स्थापन सूक्ष्म होते हैं, जैसे जल तंत्र, वन, चारागाह, वन प्राणी, सूक्ष्म जीव। यहाँ पे वृक्ष वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पुनः नवीनित की बात करते हैं। एक छेद विशेष में प्राथमिक उत्पादों की संख्या अधिकतम किसमें होगी? घास के मैदान पारिस्थितिक तंत्र में, जंगल पारिस्थितिक तंत्र में, जलाशय पारिस्थितिक तंत्र में, या मरुस्थलों में होगी? तो एक क्षेत्र विशेष में प्राथमिक उत्पादों की संख्या अधिकतम किसमें होती है? तो आपके जलाशय पारिस्थितिक तंत्र में होती है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है नेफेंतीज एक क्या कहलाता है? प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, एवं भी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नेफेंतीज के बारे में जब आप वर्ग 3 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमने डिटेल के साथ बताया भी था आपकी ईवीएस की क्लास में। नेफेंतीज एक कीट बच्ची पौधा होता है और क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण यह अपना भोजन स्वयं बनाता है, जबकि नाइट्रोजन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए यह कीटों के पकड़कर उनका भक्षण करता है। इस प्रकार उत्पादक उपभोक्ता दोनों का यह कार्य करता है। तो एवं भी दोनों हमारे सही हो जाएंगे। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पादपों में रोग पैदा करने वाला सूक्ष्मतम जीव कौन होता है? विषाणु, कवक द्रव्य, कवक या जीवाणु होता है? तो पादपों में रोग पैदा करने वाला सूक्ष्मतम जीव पूछा जा रहा है, कौन सा होता है? वह होता है कवक द्रव्य। जी हाँ दोस्तों, माइकोप्लाज्मा की बात करते हैं। कवक द्रव्य सूक्ष्मतम प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव होता है। इसकी जो आकृति होती है वह कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति के कारण अनिश्चित होती है। बैगन का लघुकर्ण रोग, गन्ने का धारिया रोग, संदल स्पाइड रोग और लेगुम का कोर्चिसम रोग, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट आपके आ जाते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया कि पायरुविक अम्ल के एक अणु से एसिटिल कोएंजाइम ए के अणु बनाने में कितने एटीपी लगते हैं? सभी लोग बताइए। तो वह दोस्तों लगेंगे 3 एटीपी। पायरुविक अम्ल के एक अणु से एसिटिक कोए के एक अणु बनने में NaDH2 का निर्माण होता है और NaDH2 अणु के इलेक्ट्रॉन अभियंत में 3 एटीपी प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है एंडोसल्फान है एक शाकनाशी, कृंतकनाशी, अपृतनाशी या पीड़कनाशी होता है। तो एंडोसल्फान क्या होता है सभी लोग बताइएगा। तो एंडोसल्फान जो होता है वह एक आपका पीड़कनाशी होता है। रासायनिक पीड़कनाशी के पदार्थ हैं जो कीटों, रोगाणुओं, घासों, लिमेटोडस तथा चूहों जैसे हानिकारक जीवों को मारते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है इंटरेस्टेड प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, संभावित प्रश्न एग्जाम के वजह से, कि ब्रीडिंग किस प्रकार के अध्ययन में प्रयोग किया जाता है? नई जाति बनाने में, रोग प्रतिरोधक प्रजाति बनाने में, क्रोमोजोम मैपिंग बनाने में, या कृत्रिम परागण में होता है? तो ब्रीडिंग किस प्रकार के अध्ययन में प्रयोग किया जाता है? जब भी ब्रीडिंग की बात की जाती है क्रोमोजोम मैपिंग की बात करते हैं। सन
1969 में 1969 में मानव गुणसूत्रों को प्रतिदीप्तशील रंगों से रंगने की कई विधियों का आविष्कार हुआ। इससे गुणसूत्रों के भागों को पहचाना जा सकता है और इन्हें ही बाइंडिंग पद्धतियां कहते हैं। और इनका जो उपयोग है, यूज है, गुणसूत्र क्रोमोसोम मापन में किया जाता है। इसलिए हम क्रोमोसोम मैपिंग की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, जंपिंग जीन के आविष्कार के लिए नोबेल पुरस्कार इनमें से किसे प्राप्त हुआ था? हरगोविंद खुराना को, कोरन वर्ग को, बारबारा मैकक्लिंटॉक को या वाटसन को होता है। तो जंपिंग जीन के आविष्कार के लिए नोबेल पुरस्कार किससे प्राप्त हुआ था? तो हम बात करेंगे आपके बारबारा मैकक्लिंटॉक की बात करते हैं। बारबारा मैकक्लिंटॉक ने बताया कि मक्का में जीन एक गुणसूत्र से दूसरे पर एक ही गुणसूत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और इन जीनों को जंपिंग जीन या ट्रांसपोशन कहते हैं। अगला जो प्रश्न है कि फाइटोक्रोम की खोज किसने की थी? डब्ल्यू वेंट ने, गार्नर और अलार्ड की बात करते हैं, आपके एफ ब्लैकमैन की बात करते हैं और हिल्स की बात करते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं फाइटोक्रोम की जो खोज है वह किसने की थी? तो हम बात करेंगे दोस्तों गार्नर और अलार्ड की बात करते हैं। गार्नर एवं अलार्ड ने बताया कि पौधों को जब प्रकाश की उचित अवधि नहीं मिलती है तो उनमें पुष्पसन नहीं होता है और लाल तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करने वाला फाइटोक्रोम वर्णक पाया जाता है जो पुष्पन एवं अन्य प्रकाशीय संबंधी क्रियाओं में यह नियंत्रित करता है। तो गार्नर और अलार्ड ने की थी। अगला प्रश्न है, पार्श्व विभज्योतक किसके लिए उत्तरदायी होता है? लंबाई में वृद्धि के लिए, मोटाई में वृद्धि के लिए, मृदुतक में वृद्धि के लिए या वलकुट में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है? तो पार्श्व विभोजक होता है वह किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो यह आपके मोटाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। और संवहन कैम्बियम तथा कार कैम्बियम पार्श्व विभज्योतक के इसके उदाहरण होते हैं। तो संवहन कैम्बियम और पार्श्व विभज्योतक की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी विलयन में ऑक्सीजन या ऑक्सीन का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, किसी भी विलयन में ऑक्सीन का जो परीक्षण है किसके द्वारा किया जाता है? आपकी अवीना सटाइवा शिखर परीक्षण, कार्बन टेट्राक्लोराइड परीक्षण, आयोडीन परीक्षण या निष्पत्रण परीक्षण की बात करेंगे। सभी कमेंट कीजिएगा। तो किसी विलयन में ऑक्सीन का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है यह आपको कमेंट करके बताना है, फीडबैक करके बताना है। ये आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में प्रश्न दिया गया है। साथ ही साथ इस प्रैक्टिस सेट 50 क्वेश्चनों में आपका स्कोर क्या है, आपका फीडबैक क्या है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करना है। सभी कमेंट कीजिएगा। टेलीग्राम से अवश्य जुड़िए, फ्री में नोट्स PDF फाइल प्राप्त कीजिए। और इसके बाद दोस्तों हम फिर से एक सुपर फास्ट रिवीजन क्लास लेकर आने वाले हैं जिसमें आपका चैप्टर वाइज, पार्ट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, फास्ट रिवीजन करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जल्द जुड़े रहिए, प्रिपरेशन बेहतर कीजिए और 7 PM में पेडागोजी के लाइव क्लास के साथ अवश्य मिलेगा। सभी मित्रों को जय